अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर लगी सुप्रीम मुहर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा फैसला पूरी तरह से संवैधानिक। फैसले पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी, कहा सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, ये आशा की है किरण। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बताते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने को कहा। 30 सितंबर 2024 तक कराने होंगे विधानसभा चुनाव। लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत ऐड 2047 युवाओं की आवाज पहल का किया शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है इस पहल का मकसद। छत्तीसगढ़ के बाद आज मध्य प्रदेश में सामने आ सकता है मुख्यमंत्री का नाम। भोपाल में शुरू हुई भाजपा विधायक दल की बैठक। राजस्थान में कल हो सकती है भाजपा विधायक दल की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। छात्रों को किया संबोधित। शाम को लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजधानी दिल्ली में किया पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया और उसके मकसद को सही करार दिया है। अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ये संविधान के दायरे में लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 से स्पष्ट हो जाता है। संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी, एक टेम्पररी प्रावधान था और इसे 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था। इसका मकसद राज्य विधानसभा का गठन होने तक अंतरिम व्यवस्था प्रदान करना और राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए एक टेम्पररी उद्देश्य एवं इंटरिम अंतरिम व्यवस्था करना भर था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल कर अनुच्छेद 370 को हटा सकते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 1 और 3 के तहत आदेश भी जारी करते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति के इस फैसले पर सवाल करने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने को भी कहा है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। इनमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। और जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। प्रगति का लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। और जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जताई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मैं अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौटी है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में तरक्की और विकास ने मानव जीवन को नया अर्थ दिया है। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय को बढ़ाया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 370 के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ धारा ने 370 और 35A को हटाने के लिए किए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत अभिभूत है। देश के उन सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए एक और जीत और जश्न का क्षण है, खासकर उनके लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण का सपना देखा था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा की गई कई ऐतिहासिक भूलों में से एक को सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया। इसके लिए कई लोगों ने राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी और जीवन का बलिदान भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस एकीकरण प्रक्रिया के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अब घाटी के लोग सामान्य स्थिति में लौटना चाहते हैं। एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के बिना भारत का एकीकरण अधूरा था और अंततः ये उद्देश्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शांति और समृद्धि लौट रही है और लोगों ने आतंकवाद को खारिज कर दिया है। नरेंद्र मोदी को और अधिक शक्ति मिले, क्योंकि राष्ट्र उन पर अपना भरोसा करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने भी एक्स पर लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में 5 अगस्त 2019 में धारा 370 के निरस्तीकरण को सही ठहराने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को नई गति मिलेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश को एक देश में एक निशान और एक विधान की जो दिशा दिखाई, उस पर चलते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। इसके लिए मैं मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे अपने मतलब के लिए उपयोग करते हुए पिछड़ा बनाए रखा। वर्षों से यहाँ ना तो कोई विकास कार्य हुआ और ना ही भारत सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया गया है। अब गृहमंत्री की नीतियों और प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह प्रगति की राह पर चल पड़ा है और नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ये घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है?
टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज 370 के फैसले को सही ठहराया है, संवैधानिक ठहराया है, इसी मुद्दे पर देश के पूर्व कानून राज्य मंत्री और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल से हमारे सहयोगी राजेश राज ने खास बातचीत किया। ये सुनते हैं। देश के पूर्व कानून राज्य मंत्री और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल हमारे साथ हैं। बघेल साहब, कैसे देखते हैं, जिस वक्त ये मामला हुआ था आप कानून राज्य मंत्री थे, आज क्या प्रतिक्रिया है आपकी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय, जिसमें सरकार के लिए गए फैसले पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है और अपनी मोहर लगाई है, अब ये उसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के निर्माता थे, ने एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात की थी, उसी की भावनाओं को कद्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने धारा 370 और 35A को समाप्त किया था, जिसके खिलाफ रेट हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सहमति व्यक्त की है, सरकार की निर्णय को सही ठहराया। हाँ, लगता नहीं है कि कश्मीर के मसले पर सरकार ने जो संजीदगी दिखाई है उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा करके आम जनता के लिए कहीं ना कहीं एक राहत का पैगाम दिया है? कश्मीर की जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और नॉर्थ ईस्ट लगभग एक है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा समानता की, बंधुत्व की बात करता है और जो ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो वो सबको समान होना चाहिए। चलिए, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सपना रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो सपना अब साकार होने वाला है कश्मीर के मामले में। और ये कहना है देश के पूर्व कानून राज्य मंत्री और अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल का, जो DD न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। उसको सही ठहराया है, ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के स्थानीय लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराने पर स्थानीय लोगों ने सराहना की है।
लोगों का कहना है कि रियासत में अब पूरी शांति है, विकास भी तेजी से हो रहा है। ये अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में, और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई, और जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। और वहीं पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने भी अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। तो लगातार आप देख सकते हैं वैसे शरणार्थी जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और वो गदगद हैं खुशी से कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है। अब उनके जो अधिकार हैं, अब वहाँ पे विकास की बयार बढ़ेगी, उनके हक और हुकूक की बात की जाएगी और इस तरह से उन्हें रोज़गार के मौके मिलेंगे और घाटी में विकास होंगे। तो इस तरह से ये जश्न और खुशी का माहौल आप उन शरणार्थियों के बीच भी देख पा रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो कर ही रहा है, तो आइए आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने की दिशा में कब कब बड़े फैसले लिए गए और इसके हटने के ऐतिहासिक फैसले के बाद घाटे की फिजा किस तरह से बदली है। इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त किया। कोई वादा खिलाफी नहीं। इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तारीख थी जब संसद में जम्मू कश्मीर से अस्थायी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विधेयक पारित हुआ। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया था। पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया।
जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये तारीख इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन देश में एक विधान एक निशान का संकल्प सिद्ध हुआ। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। 2019 से पहले हालात यहाँ तक थे कि प्रदेश में कई केंद्रीय कानून लागू भी नहीं होते थे। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जून 2023 तक 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। निवेश, रोजगार के अवसर भी प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। 30,000 युवाओं को अब तक नौकरियां मिली हैं। वहीं पर्यटकों की संख्या में पहले के मुकाबले वृद्धि दर्ज होने लगी है। घाटी में आतंकवाद सिमटने लगा है और कानून व्यवस्था मजबूत होने लगी है। लाल चौक, जहां पत्थरबाजों का जमावड़ा आम बात थी, बदले हुए कश्मीर के लिए गर्व की बात है कि साल 2023 में अब तक एक भी व्यक्ति की मौत पत्थरबाजी की वजह से नहीं हुई है। अब वहां पर्यटकों की चहल पहल है। बाबा अमरनाथ की धार्मिक यात्रा को लेकर किए जा रहे इंतजाम का फर्क श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में नजर आ रहा है। साल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कुल 1,88,00,000 पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक बीते 9 साल के लगातार प्रयासों की बदौलत जम्मू कश्मीर में 70% तक आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साल 2022 फरवरी में पंचायती राज कानून भी पूर्ण रूप से प्रदेश में लागू हो गया। इससे पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर में सुशासन की जड़ें लोकतंत्र की अंतिम इकाई तक मजबूत हुई। 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5%, 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। वहीं बीते हफ्ते ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए एक विधेयक के जरिए पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। वहीं अब जम्मू में विधानसभा की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं, जबकि कश्मीर में 47। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों का प्रावधान किया गया है। अब राज्य विधानसभा के लिए कुल 114 सीटें हो चुकी हैं। जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। सुरक्षा के अलावा जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हुआ। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब IIT, IIM और 2 एम्स का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं डिग्री कॉलेजों की संख्या बढ़कर 147 हो चुकी है, जो कभी 94 हुआ करती थी। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 15 नए नर्सिंग कॉलेज बन चुके हैं। बिजली, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित करीब 58,000 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया। दोनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। इन विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की, तो भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिल में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
तीन प्रकार की समस्याएं कश्मीर के पास रही थी, जिसे हम 3D कह सकते हैं। डिलिमिटेशन थी, डोमिसाइल थी एंड डेवलपमेंट। हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया और जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 के विधेयक के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 90 किया गया, जिसमें 6 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थी परंतु शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं थी। इसमें पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की गई हैं और अब जम्मू में पहले 37 सीटें होती थी, अब 43 होंगी और कश्मीर में इससे पहले 46 और थी, अब 47 होंगी। जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा बिल को असंवैधानिक कहे जाने पर सदन में तीखा विरोध हुआ। सभापति ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके से बयान सदन में नहीं दे सकते हैं। Honorable member need to be alive to the fact that in a historic judgment today, yes, the Honorable Supreme Court, yes, sir, I got the judgment, sir, but what the Parliament has done, and therefore to speak against a judgment which is law of the land is not appropriate. Your assertion was 100% to the contrary. Sir, this may be since an objection has been raised by the Honorable Minister, and all of us must keep in mind when judiciary has taken a view on a particular issue comprehensively, decisively, we need to abide by it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और भी मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे। आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि ये आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्जवल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है। और इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई और थोड़ी देर में ही विधायक दल के नेता का भी ऐलान कर दिया जाएगा और इस बैठक में तीनों ही पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और इस बैठक में तीनों पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद हैं। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक जारी है और कहा जाए कि थोड़ी ही देर में नेता के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। तो अजीत, हम कह सकते हैं अब से कुछ ही देर के बाद जो एक सस्पेंस था कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, उसके नाम से पर्दा हट जाएगा। बिल्कुल असीम, पर्दा हट जाएगा और इस सस्पेंस के हटने का इंतजार जो है पूरे मध्य प्रदेश को है, पूरे देश को है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मैंडेट मिला है बीजेपी को और 164 सीटें हासिल की है 230 में से, उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनका चेहरा सामने नहीं किया गया था पूरे चुनाव के दौरान में। ऐसा पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में 2003 के बाद कि अब इस तरीके से पर्यवेक्षक जो है मध्य प्रदेश में आए हैं और पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर तमाम विधायक जो हैं उनके विधायक दल की बैठक में शामिल हुए हैं और उनकी राय मशवरा कर रहे हैं, उनकी बात जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बैठक शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये बीजेपी का जो स्टेट दफ्तर, उसके बाहर बड़ी संख्या में जो समर्थक जो है, अलग अलग जो सीएम पद के जो दावेदार हैं उनके समर्थक जो है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थक जो है, प्रहलाद सिंह पटेल के समर्थक और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं और लगातार यहाँ पर उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि अंदर जाने की
अनुमति जो है वो विधायकों के अलावा और नेताओं के अलावा किसी को नहीं है। पूरा मीडिया जो है बाहर है, पूरे समर्थक यहाँ पर बाहर है, लेकिन लगातार जो है समर्थक जो है लगातार अपने नेताओं के पक्ष में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, तो समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। अंदर बैठक चल रही है और उस बैठक में किसका नाम फाइनल होता है, जो कि अभी जो बैठक की शुरुआत जो हुई है उसमें जो चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसको लेकर पूरा जो वी.डी. शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो पूरा वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही जो मनोहर लाल खट्टर जो कि यहाँ पर्यवेक्षक बन के आए हैं वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और पूरे विधायक जो है यहाँ पर करीब 1 बजे करीब यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, और फिर लगातार जो यहाँ पर एक सामूहिक फोटो सेशन यहाँ पर किया गया अंदर, और उसके बाद करीब 4 बजे जो है वो बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सभी विधायकों से उनकी राय जानी जा रही है, वहाँ पर सभी नेता अपनी बात रख रहे हैं। जी ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए शिवराज सिंह चौहान होना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो इतने सालों से वहाँ पे सीएम भी थे। लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी इस बार विधायक का चुनाव लड़े हैं और वो जीते हैं। ऐसे में वहाँ पे आपकी बातचीत हुई होगी, कौन कौन से नाम रेस में आगे चल रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा और कौन कौन ऐसे नाम हैं जो कि रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए सिम, अभी तक जो पिछले चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हम देखें कि उस पर पिछले 2-3 चुनावों में एक लीडरशिप सामने रखकर चुनाव लड़ा गया, जिसमें कि पिछले 2 चुनाव की बात की जाए तो उसमें शिवराज सिंह चौहान जो है उनका चेहरा सामने था, और ये स्पष्ट था पूरे चुनाव में कि अगर बीजेपी सत्ता में आती तो ये चेहरा जो है वो सीएम बनेगा। लेकिन इस बार जो है देखिए तो कोई भी चेहरा जो है पार्टी ने सामने नहीं रखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो प्रमुख रूप से सामने रहा। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा चुनाव जो है उसकी प्लानिंग करी, पूरा मैनेजमेंट किया, और पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रख के लड़ा गया, और एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस कैंपेन को चलाया गया, और ये कैंपेन का काफ़ी असर देखने को मिला। तो इस बार देखिए बहुत सारे दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ पर उनका दावा जो है, प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो उनका बड़ा दावा है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महासचिव जो है कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी दावा यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये बड़े नाम हैं मध्य प्रदेश में, जो कि लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिनको चुनाव लड़वाया गया विधानसभा का, वो वहाँ पर चुनाव जीते भी हैं। साथ ही उनका जो आसपास की सीटें रही हैं उसमें उनका जो है असर दिखाई दिया है। तो ये बड़े नाम हैं। अब चौंकाने वाले दूसरे नाम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय जो यहाँ के जो नेता हैं जो केंद्र में थे, उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाया गया है, तो उसमें प्रबल दावेदारी जो है अभी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के अलावा जो यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम यहाँ पर चल रहा है। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया मध्य प्रदेश से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है उसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये नाम भी अचानक से सामने आ सकता है या कोई बड़ा नाम हो सकता है। और तो देखिए कयास कुछ भी लगाया, जिसमें देखा है कि राजस्थान जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नाम आया है, तो उसको देखते हुए कोई भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। लेकिन अभी सब तरह से कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़वाया है, और यहाँ पर जो स्थानीय नेता जो थे, मंत्री पद पे थे, सांसद के पद पे थे, उनको चुनाव लड़ाया गया है। उसमें रीति पाठक देखिए एक बड़ा नाम है, जो कि सांसद रही हैं यहाँ से मध्य प्रदेश से, तो ये भी एक बड़ा नाम है, महिला है वो। तो कुछ कयास कोई नहीं लगा सकता, कोई नाम जब आएगा तभी ये चीज़ें जो साफ हो पाएगी। आप चूंकि लगातार मध्य प्रदेश के चुनावों को बहुत ही करीबी से देखा है, समझा है, जाना है, आप ग्राउंड जीरो पे लगातार रहे, आपकी नज़र में आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि किस तरह से इस बार के ये जो अभी चल रही है मंथन चल रहा है, उसमें वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि बीजेपी चाहेगी, चूँकि अगले कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ से अच्छी खासी सीटें लोकसभा की आती हैं। ऐसे में बीजेपी चाहेंगी ऐसा कौन सा फेस को लाना जो कि न सिर्फ विधानसभा के चुनाव में जो लोगों से वादे किए गए हैं उसको भी सेटिस्फाई करे, विकास भी करे, साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल वो प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय बाद अब लोकसभा के चुनाव हैं, तो बीजेपी जरूर ऐसी रणनीति बनाएगी कि ऐसा चेहरा सामने लाएगी कि जो मध्य प्रदेश में जो वादे किए गए हैं विधानसभा चुनाव के दौरान, वो वादे पूरे किए गए, जो योजनाएं चल रही हैं वो भी लगातार चलती रहें, और ऐसा चेहरा हो जो कि केंद्र और राज्य के बीच में एक बेहतर सामंजस्य बना सके, बेहतर तालमेल जो है वो बना सके, और जिस तरीके से लगातार अभी तक बना रहा है तालमेल राज्य और केंद्र के बीच में मध्य प्रदेश में। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नया चेहरा आता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा, तो वो नया चेहरा जो है सभी को स्वीकार हो, उस नया चेहरा कोई विवादित चेहरा ना हो, कोई जो कि देखिए बहुत बड़े बड़े नाम इस समय मध्य प्रदेश में चल रहे हैं सीएम की रेस
प्रदेश में। तो कोशिश होगी कि जो यहाँ पर माहौल रहा है विधानसभा चुनाव के समय, जिस तरीके से यहाँ महिलाओं का समर्थन जो है बीजेपी को मिला है काफ़ी बड़ी संख्या में, और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम योजनाएं जो चल रही थी उसके लाभार्थी जो बड़ी संख्या में है, तो बीजेपी कोशिश करेगी कि ये जो है ये ट्रेंड जो है लगातार 2024 तक बना रहे। इसलिए कोई ओबीसी चेहरा, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई महिला चेहरा भी हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर नहीं बनते हैं तो हो सकता है कि महिलाओं को साधने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए एक कोई महिला चेहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी नाम स्पष्ट नहीं है। बीजेपी की रणनीति जरूर ये होगी कि ओबीसी केंद्रित राजनीति रही है मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो लगातार करीब 18 साल तक यहाँ पर सत्ता में रहे हैं। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि अब किसी नए चेहरे को भी एक मौका मिलना चाहिए, जो कि लीडरशिप जो है सेकंड लाइन लीडरशिप बहुत लंबी है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ी है और लंबा समय हो गया है एक चेहरे के साथ में। तो कोशिश ये होगी कि जो वर्तमान समय में जो बीजेपी के पक्ष में माहौल है वो बना रहे, उसको बनाए रखते हुए लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला हो सकता है जिससे कि जो पार्टी को लगातार जो है 2024 में भी इस तरीके का मैंडेट जो है मध्य प्रदेश में मिले। एक आखिरी सवाल अजीत, वो ये कि जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह वो सीएम की रेस में नहीं थे, और चूंकि वो वरिष्ठ नेता हैं तो बीजेपी ने भी उनको निराश नहीं किया। उनको जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको स्पीकर का रोल दे दिया गया है और एक नए चेहरे को लाया गया सीएम के तौर पर। क्या इसी तरह का फॉर्मूला बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए भी ला सकती है कि नए चेहरे को लाया जाए, और चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको भी निराश न किया जाए, उनको भी स्पीकर के पद पे सुशोभित कर दिया जाए? बिल्कुल इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए 2018 में जब मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय भी जो मुख्यमंत्री थे पूर्व बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, उनको केंद्र में जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी, लेकिन उस समय वो केंद्र नहीं जा पाए और यहाँ पर वो उन्होंने मध्य प्रदेश में रहे, यहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया और दोबारा जो है बीजेपी जो है 15 महीने बाद सत्ता में आई थी। सभी जो बड़े चेहरे हैं उनको देखो, उनको उनमें सामंजस्य बिठाना, उनको संगठन में या सत्ता में एक सम्मानजनक पद देना, ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने, क्योंकि इस समय बहुत बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के सामने हैं और जिसमें 3 तो केंद्रीय मंत्री इसमें हैं। तो देखिए कोशिश ये है कि या तो संगठन में या तो सत्ता में सामंजस्य उठाने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है कि कुछ इस तरीके से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है अगर उनका नाम सामने नहीं आता है तो उनको कोई ऐसा पद संगठन में या सत्ता में दिया जाएगा या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिससे कि उनका कद और बढ़े और किसी तरह का कोई गलत मैसेज जो है वो मध्य प्रदेश में ना जाए। दूसरा जो है यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो नेतृत्व है, एक चुनाव के समय भी एक वर्ग था जो कि लगातार सत्ता परिवर्तन की कोशिश चाह रहा था, चेहरे को बदलने की कोशिश कर रहा था और कोशिश थी कि चेहरा बदला जाए। शायद इसीलिए जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया और उस चुनाव को नहीं लड़ने का लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा परिणाम भी आया। कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको मैनेज किया गया, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगातार मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से सामने बना रहा और मोदी की गारंटी को लेकर लोगों ने काफी विश्वास जताया। तो इस समय देखिए लगातार पूरी जो गेंद है वो केंद्र के पापाले में है, क्योंकि ये चुनाव जो है केंद्र के ने अपने हिसाब से लड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पे लड़ा है। इसमें जो फैसला केंद्र करेगा या जो फैसला जो केंद्रीय नेतृत्व करेगा वो सभी को मानना होगा। और चूंकि विधायक दल की बैठक इस वक्त हो रही है अजीत, लड़ा गया वो केंद्र के हिसाब से लड़ा गया। बिल्कुल चूंकि विधायक दल की बैठक हो रही है, तमाम पर्यवेक्षक मौजूद हैं, हम और आप ये उम्मीद करें कि अब से कुछ ही देर के बाद ये फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि वे पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश के कई विश्वविद्यालयों, राज्यपालों और युवाओं ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश को विकसित बनाने के लिए अगले 25 वर्ष के समय के एक एक पल का उपयोग करें।
एक प्रण एक चेतना के साथ नई ऊर्जा के साथ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और आगे बढ़ें और खुद से शुरुआत करें। माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आई से ही शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने देश के हर एक नागरिक से भी कर्तव्य बोध के साथ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत के एक्शन प्लान से युवाओं को जोड़ना चाहती है। नीति रणनीति में सबका सहयोग ही मंजिल तक ले जाएगा। पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 2400 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। और इस दौरान भोपाल के राजभवन में भी आयोजित वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थान प्रमुख भी शामिल हुए। इस बीच योजना के महत्ता को लेकर कई वाइस चांसलरों ने विकसित भारत योजना पर प्रकाश डाला। विकसित भारत 2047 का जो एक सपना राष्ट्र देख रहा है, उसको विश्वविद्यालय और भारत के युवा मिलकर कैसे पूरा करेंगे। आज विकसित भारत 2047 पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और भारतीय युवाओं से ये अपेक्षित किया गया है कि वो जैसा भारत अपने सपनों का देखना चाहते हैं, उन सपनों का भारत बनाने के लिए उनके जो भी विचार हैं वो उस पोर्टल पर डालें। उन विचारों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय आगे बढ़ें और एक विकसित भारत को कल्पना को संपूर्ण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है विकसित भारत का, वास्तव में तारीफ़े काबिल है और उस संदेश पर हम सबको अमल करना चाहिए। उन्होंने हम विश्वविद्यालय परिवार के ऊपर एक जो जिम्मेदारी दी है कि हम विकसित भारत में छात्रों के साथ मिलकर एक अपना योगदान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर गांधी काशी विद्यापीठ ने आज तक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की
प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पश्चिम बंगाल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को डराने लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में मुर्शिदाबाद के एक अस्पताल में 15 शिशुओं की मौत पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी भी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। मृत बच्चों में अधिकतर नवजात शिशु थे। ऐसे में स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं के प्रति ममता सरकार के संवेदनहीन रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन पर गंभीर रूप से लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेताओं ने कल भी राज्य में कई जगह विरोध प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रवक्ता सौमिक भट्टाचार्य ने इस घटना के लिए ममता बनर्जी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्रीय फंड को लेकर भेदभाव जैसे बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे में करोड़ों रुपए की नकदी मिलने पर अब बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है। संसद भवन परिसर में आज गांधी प्रतिमा के सामने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, these are the two sides of the same coin। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों की नकदी मिलने पर हमला बोला है। उन्होंने इंडी गठबंधन और उनके नेताओं से भी सवाल पूछा है कि क्या इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बना है। हम तो इस फोटो का जवाब मांग रहे हैं। इस फोटो का जवाब दें राहुल गांधी कि इनसे इनके क्या संबंध है। ये जो अकूत नगद धनराशि मिल रही है उनके यहाँ, ये धनराशि कहाँ की है? उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात हमारा कहना है, हम इंडी गठबंधन के अन्य दलों से भी पूछना चाहते हैं, क्या गठबंधन इसीलिए बनाया था कि कांग्रेस के करप्शन को दबा कर रखें? और अगर कांग्रेस का करप्शन समय रहते इतना बड़ा खुलकर आ गया है तो इंडी गठबंधन भी ये बताए कि वो अब भी क्या कांग्रेस के इस करप्शन के साथ हैं, इंडी गठबंधन में रहना चाहेंगे या फिर अपने आधार पर शुचिता की राजनीति करेंगे? ये जवाब भी हम देश की जनता चाहती है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी के जिला अदालत में एएसआई को पेश करनी थी, लेकिन आज एएसआई ने अदालत से फिर 1 सप्ताह का वक्त मांगा और अदालत ने 1 सप्ताह का समय मंजूर कर लिया है। तो ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को 1 हफ्ते की और मोहलत दी गई है। तमाम सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को 1 हफ्ते का और वक्त दिया गया ताकि वो ठीक तरीके से सर्वे कर सके और वो रिपोर्ट दाखिल कर सके। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव हो सकते हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चूंकि हमने कहा, आपको लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है और इस बैठक के हवाले से ये खबर आ रही है कि डॉक्टर मोहन यादव हो सकते हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हो सकते हैं, ऐसा हमें
सूचना मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ये उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। तो मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इस पर से पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि मोहन यादव हो सकते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। राजधानी भोपाल में विधायक दल की इस वक्त बैठक हो रही है और इस बैठक में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान अब मोहन यादव के हाथों में सौंप दिया गया है। ये आप तस्वीरें, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी लगातार बने हुए हैं। अजीत, मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है, क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे? सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, कंफर्म कीजिए इसे। बिल्कुल, देखिए अभी खबर मिली है, लेकिन अभी क्या है और मीडिया भी अंदर देता है, वहाँ पर घोषणा वहाँ पर होगी। क्या ओबीसी चेहरा है, मालूम है, उज्जैन में विधायक है और 3 है और सरकार में जरूर ये नाम जो है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा जो है वो होना की है। और जिस तरीके से आए संघ के करीबी माने जाते हैं और मालवा क्षेत्र में काफी उनका प्रभाव है जी, विधायक रहे बार छवि जो है छवि है कोई। बिल्कुल अजीत, आपकी आवाज़, चूंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, हम देख पा रहे थे आपके तस्वीरों में लगातार वहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे थे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस बात को लेकर चर्चा पीछे बीते कई दिनों से हो रही थी, अब उस पर से सस्पेंस हटता नजर आ रहा है। मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है, क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के? देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मत से यह फैसला किया गया कि मोहन यादव विधायक दल के नेता होंगे, यानी अगले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इस बात को लेकर एक औपचारिक ऐलान अब थोड़ी देर में होगा, लेकिन जो बैठक अंदर चल रही है उसमें उनको माला पहनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनाए जाएंगे, ये कहा जा रहा है, और 2 डिप्टी सीएम। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ था तो वहां पर भी ये फार्मूला सामने लाया गया था कि डिप्टी सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे मध्य प्रदेश में। इस बात के भी संकेत तो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी एक तरह से देखें वर्ग से आते हैं और मोहन यादव को बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। एक तरह से देखें तो संघ के बहुत करीबी और साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। उस शिक्षा मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में और एक तरह से कहें बेदाग चेहरे के तौर पर, और संगठन के अनुभव भी उनको रहा है। और निश्चित तौर पर एक नया चेहरा जिसको लेकर उतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा था कि चौंकाने वाला नाम जरूर सामने आएगा। जो नाम चर्चा में है उससे इतर बीजेपी इसके लिए जानी जाती है। और यह बात बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आप लोग इंतजार कीजिए, शाम तक आप देखिएगा कि 2024 को देखते हुए, आगे की राजनीति को देखते हुए और मध्य प्रदेश में एक नया चेहरा सामने आया तो कोई बहुत कौतूहल नहीं होगा, कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर अनुभवी नेता है, सरकार में रहने का अनुभव है, संघ के करीबी है, बेदाग छवि है और एक तरह से देखें 2024 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जब मध्य प्रदेश में उनके नाम का ऐलान किया गया। तो निश्चित तौर पर साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम, थोड़ी देर में उनका नाम साफ हो जाएगा, जो मीडिया के जरिए खबरें भी आ रही हैं, और थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो एक बात तो साफ है कि अब कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री को भी साथ में एक तरह से कई राज्यों में उनके नामों का ऐलान कर रही है। यहाँ हम शपथ ग्रहण में देखते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते हुए, साथ में और भी बड़े नेता भाजपा की तरफ से, और आप देख सकते हैं टीका लगाए हुए मोहन यादव और मनोहर लाल को भी हम देख सकते हैं, वो भी फूलों का गुच्छा उन्हें प्रदान करते हुए, सौंपते हुए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए अब सिर्फ औपचारिक ऐलान का ही रह गया है, क्या वो कब औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कैलाश विजयवर्गीय को आप देख सकते हैं, लगातार मनोहर लाल, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान और ये बाकी नेता उन्हें पुष्प गुच्छ देते हुए। अब इस बात, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब ये पर्दा और सस्पेंस हट गया है, खत्म हो गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके नाम पर सबकी मुहर लग गई है।
मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री। और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि इनकी संगठन में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है और वो शिवराज सरकार में मंत्री भी थे और काफ़ी वो राजनीति संघर्ष के बाद वो राजनीति में आए थे। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। हमारे साथ लगातार अजीत द्विवेदी बने हुए हैं भोपाल से। अजीत, इन तस्वीरों में अब साफ तौर पर दिखने लगा है कि जिस तरह से जो तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात हो, नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, अब सभी ने उनको फूल का माला पहनाया है। अब इस बात से बात स्पष्ट हो जाता है कि मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं। श्रेयस द्विवेदी, माफ कीजिएगा श्रेयस, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो है बहुत आश्चर्यजनक फैसला है। मतलब ये कहा जा सकता है एक तरीके से कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है शायद उसको किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है, अगर हम बात करें मोहन यादव जी की, तो ये उज्जैन के दक्षिणी क्षेत्र से जो है विधायक है, लगातार 3 बार के विधायक हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नाम भी जो है मुख्यमंत्री रेस में चल रहा है और ये काफी ज्यादा खाने वाला है। ये तो बीजेपी की वर्किंग स्टाइल भी रहा है। प्रतिनिधियों की बात करें या फिर किसी भी मंत्रियों की बात करें तो ये किसी ने भी सोचा नहीं था। साथ ही साथ आज सुबह भी मैंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के तर्ज जो है वो उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में, जिसमें जगदीश देवड़ा जी और राजेश शुक्ला जी ये 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो भी देखिए ये चौंकाने वाली बात जरूर है, लेकिन ये एक गौर करने वाली भी बात है कि हमेशा से जो केंद्रीय नेतृत्व है तो वो कोई ना कोई ऐसे नाम जरूर देता है जिससे सबको बहुत आश्चर्य होता है। और ये हमेशा से एक बना हुआ है कि देखिए ऑब्जर्वर भी आए हुए और काफी देर तक ये मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। मैं निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा भी आए आज की इस कार्यक्रम में। आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में है, आपने सुना ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिस पर कि मोहर लगी और मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब सबकी निगाहें अब होंगी कि कौन से, अगर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो वो कौन कौन से लोग होंगे जिनको कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, जैसा कि हम देखते हैं कि न सिर्फ इस बार की बल्कि बीते चुनाव में भी बीजेपी की ये परिपाटी रही है कि जो नाम मीडिया में ज्यादा उछाला जाता है, जिसके नाम की चर्चा होती है, वो तो बिल्कुल भी सीएम नहीं बनते हैं। कि ऐसे चेहरे को लाया जाता है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं, दूर दूर तक कोई उसके बारे में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। उसी परिपाटियों को एक बार फिर से साबित करते हुए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कमान दे दी गई है मध्य प्रदेश की। बिल्कुल सही कह रहे हैं असीम, किसी ने शायद ये नाम आया भी नहीं था, बल्कि ये कहें कि जो बड़े नाम चल रहे थे उन्हीं पर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चौंकाया है, जिसे कह सकते हैं अपने इस निर्णय में। मोहन यादव संघ के करीबी माने जाते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और 3 बार से जो है वो विधायक हैं। उज्जैन की अगर बात की जाए तो उज्जैन से विधायक हैं और उज्जैन दक्षिण से, और जिसे कहें कि एक बड़ा ओबीसी चेहरा के तौर पर भी मान सकते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश का हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर प्रहलाद पटेल का नाम हो रहा था, लेकिन अब प्रहलाद पटेल भी नहीं। कुल ये कह सकते हैं असीम कि जो बड़े दिग्गजों को मध्य प्रदेश पे लाया गया था इस चुनाव के लिए, उन तमाम बड़े दिग्गजों को इस पूरी महत्वपूर्ण भूमिकाओं से दूर रखा गया है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर एक अभी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उनको स्पीकर बनाया जा सकता है और इस पर एक लगभग सहमति भी बन गई है। ये एक बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन 3 बार विधायक रहे हैं मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री रहे
रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के तौर पर देखें, और शिवराज सिंह चौहान ने ही जो है प्रस्ताव रखा है मोहन यादव को लेकर इस विधायक दल की बैठक में। और ये कहा गया, दरअसल जब मनोहर लाल खट्टर जब बोल रहे थे तो अंदर से खबर ये निकल कर आ रही थी कि संगठन में, सरकार में, बीजेपी में नेताओं की भूमिका समय समय पर बदलती जाती है और ये संगठन ये आला कमान तय करता है, हाई कमान तय करता है, और यही काडर बेस्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा परिचायक भी होता है। और ये बात जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने बोली थी तो ये समझ में आ गया था कि अब कोई नए चेहरे की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और फिर जब शिवराज सिंह चौहान को ही नहीं प्रस्ताव रखा तो ये भी साफ हो गया था कि अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जब प्रस्ताव रख रहे हैं। जी आदित्य, ऐसे में चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने ही प्रस्ताव रखा मोहन यादव का, ऐसे में जो जैसा कि हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ, डॉक्टर रमन सिंह ने साई का नाम प्रस्तावित किया था और उसके बाद चूंकि बीजेपी को भी लगा कि इतने सीनियर नेता, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह, तो उनके भी कद को कम न किया जाए, इसलिए भी उन्होंने विधानसभा स्पीकर का पोस्ट उन्हें दे दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को दोहराया जा सकता है जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, फिलहाल खबर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर की सामने आ रही है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अगर समझे हम, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एक बड़ा चेहरा थे, रमन सिंह को ही प्रस्तावक के तौर पर वहां भी रखा गया था। भोपाल जैसे ही आज मनोहर लाल खट्टर पहुंचे तो सब एयरपोर्ट के बाद वो शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का एक मुख्यमंत्री से मिलने जाता है और वहां पर उनको वो एक संदेश, बहुत कुछ बातें वहां भी समझ में आ रही थी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान तक आला कमान का मैसेज पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज भी देखी जा रही थी कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज शिवराज सिंह चौहान की हो या तमाम बड़े प्रहलाद पटेल की हो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भूमिका मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या रहेगी, ये फिलहाल अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को लेकर भी देखें तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जैसे नाम सामने आ रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आते हैं, शिवराज सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। पहले उनको मंत्रिमंडल में पिछले 2018 के बाद जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद भी जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन आखिरी में देखें तो राजेंद्र शुक्ल को 1 से 1.5 महीने पहले मंत्री बनाया गया, कई एक महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और शिवराज के ही करीबी माने जाते हैं। आदित्य, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि चूंकि इतने सारे बड़े बड़े नाम थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जो कि यहाँ से हटके वो वहाँ पे विधायकी का चुनाव लड़े, बड़े बड़े नाम थे जिसमें कि मीडिया बहुत से लोगों का नाम कह भी रही थी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ऐसे अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि मोहन यादव के नाम के पीछे बीजेपी को ऐसे वो कौन कौन से 4-5 फैक्टर्स लगे जिनके आधार पर बीजेपी ने ये फैसला किया कि मोहन यादव को कमान सौंप देना चाहिए मध्य प्रदेश का? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में अगर देखें, ओबीसी चेहरा मोहन यादव है, साफ सुथरी छवि है, कोई बहुत ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल चीजें उनके पीछे नहीं जुड़ी हुई हैं। कोई गुट में देखा जाए तो उस तरह की गुटबाजी या पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां 3 बार से उनकी नहीं रही हैं, लिहाजा उच्च शिक्षा का विभाग का जिम्मा उनको दिया गया। संघ के करीबी माने जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ के करीबी माने जाते हैं। और देखिए, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में संघ का एक अच्छा खासा दखल होता है कई चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो। उस लिहाज से अगर देखें तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसमें, और मोहन यादव को लेकर ऐसी कोई जैसे कहें कि बाकी विधायकों के अंदर स्वीकार्यता को लेकर कोई दिक्कत हो, ये भी फैक्टर देखा गया। और एक दूसरे की सेकंड लाइन अगर भारतीय जनता पार्टी को तैयार करनी है मध्य प्रदेश में तो यही वो चेहरे थे। मध्य प्रदेश में चर्चाएं जो होती है सेकंड लाइन को लेकर, उसमें भूपेंद्र सिंह का नाम आता है, मोहन यादव का नाम आता है, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं, लेकिन सेकंड लाइन तैयार करने पर जिनके नाम आ रहे थे वो यही लोग थे। कृष्णा गौर भोपाल से सांसद हैं, बाबूलाल गौर पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हैं, अच्छे खासे मार्जिन जीती थी, ये कुछ ओबीसी चेहरे भी थे। लेकिन मोहन यादव को एक फायदा ये मिला है कि बेदाग छवि, साफ सुथरी छवि और संघ का करीबी होना जिसको हम कह सकते हैं। और परफॉर्मेंस देखिए, शिवराज सरकार में पिछले चुनाव में, पिछले पूरे टेन्योर में अगर देखें तो परफॉर्मेंस के लिहाज से मोहन यादव ने अच्छा परफॉर्म किया है। नई शिक्षा नीति जब जिस तरीके से देश में आई तो उच्च शिक्षा में सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में कोई चीज लागू हो रही थी तो उसका असर भी कहीं ना कहीं है। तो कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन ने परफॉर्मेंस को भी देखा है। आदित्य, एक बात और भी इन चीजों से समझ में आ रही है कि बाकी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी की बात की जाए तो इन, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर बीते दिनों जिन भी राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उसमें एक बात ये देखने को मिल रही है कि पहली पंक्ति के जो नेता हैं
उनके बाद बीजेपी की यह कोशिश है कि दूसरी पंक्ति के नेता को भी तैयार किया जाए, और उसी कड़ी में हमने देखा छत्तीसगढ़ को भी, उसी कड़ी में देखना चाहिए मध्य प्रदेश को भी, क्योंकि अगले साल 2024 के चुनाव भी हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो प्रथम पंक्ति में नेता है उन पे तो है ही, अब दूसरी पंक्ति के नेता को भी तैयार किया जा रहा है ताकि उनको अगली लड़ाई जो लड़नी है अब उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे, मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार मोहन यादव आशीर्वाद लेते हुए शिवराज सिंह चौहान का पांव छूते हुए, और तमाम वहां पे जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के वो मौजूद हैं। आदित्य, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं बना हुआ हूं। जो मेरा सवाल था उसका जवाब दीजिए आदित्य। आप अपने सवाल दोहराएंगे? मेरा सवाल यह था कि जिस तरह से बीजेपी की कार्यशैली रही है कि वो पहली पंक्ति के नेता को इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए, अब उनके सामने ही दूसरी पंक्ति के नेता को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, 2024 का चुनाव भी सामने है। ऐसे में ये स्टाइल, वर्किंग स्टाइल बीजेपी का कितना आप महत्वपूर्ण इसे मानते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कार्डर बेस्ड पार्टी का ये एक बहुत बड़ा जिसे कहें कि इसको हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस होती है कार्डर बेस्ड पार्टी की। बीजेपी बहुत दूरदर्शी सोच के साथ इस वक्त काम कर रही है, ना सिर्फ राज्यों में बल्कि देश की राजनीति के लिहाज से अगर देखें। बीजेपी ने पिछले कई समय में जो बीजेपी के अनुभव रहे हैं, देखिए बहुत आसान नहीं होता 2 सांसदों से 300 पार सांसदों तक जाना, या मध्य प्रदेश में एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्डर नहीं होता था। आज बीजेपी अच्छे खासे कार्डर के साथ, मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में खड़ी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में समझ में आने लगा था कि एक स्टैग्नेशन का भाव जो है वो अब कहीं ना कहीं राज्यों में आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि बड़े निर्णय लिए जाएं, संगठन में बदलाव किए जाएं, बड़े भूमिकाओं को तय किया जाए, सेकेंड लाइन पार्टी की तैयार की जाए। आप पिछले कई राज्यों की भूमिकाओं को अगर देखें तो कुछ उसी पैटर्न पे मध्य प्रदेश में पार्टी आई है। चाहती तो भारतीय जनता पार्टी, प्रहलाद पटेल का नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, इन 4-5 नामों में से कई बड़े बड़े नाम दे सकती थी, उप मुख्यमंत्री दे सकती थी, मुख्यमंत्री दे सकती थी। लेकिन 24 का चुनाव भी सामने है, कोई नाराजगियां किसी के अंदर ना हो, लिहाजा उन चारों नेताओं की भी अगर देखें तो एक भूमिका पार्टी तय करेगी आने वाले समय में। और मध्य प्रदेश में एक राज्य स्तर पर जो एक राजनीति होनी है, सेकेंड लेयर को जिस तरीके से तैयार करना है, उसको लेकर अब पार्टी का पूरी तरीके से फोकस है, और यही कार्डर बेस्ड पार्टी की पहचान है। और यही चाहे वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या तमाम बड़े नेता हो, उनसे जब हम पूछते थे तो वो यही कहते थे कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व बहुत लंबे दूरदर्शिता के साथ काम करता है और उनकी चीजों को हम मध्य प्रदेश में फॉलो कर रहे हैं। और ये जो चेहरा मोहन यादव, किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी मोहन यादव होंगे। शायद मोहन यादव जब घर से निकले होंगे सवेरे इस विधायक दल की बैठक में आने के लिए, तो भी शायद उनको नहीं पता हुआ कि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। यही बीजेपी की खासियत है और यही निर्णय ये कार्डर बेस्ड पार्टी का होता है, जिसमें नाराजगियां भी सामने नहीं आती हैं, कोई परेशानी पार्टी के सामने नहीं आती। कोई कार्यकर्ता जानता है कि पार्टी के अंदर इस तरह की गतिविधियां अगर होंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां उनके सामने ही होंगी असीम। और बीजेपी अब उस पूरी सेकंड लाइन को हर राज्य में तैयार करने पर जुटी हुई है। और जिन नेताओं की भूमिका बीजेपी को जहां नजर आएगी, जो 4 बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है केंद्र में इनको जगह दी जाए, संगठन में जगह दी जाए, कई राज्यों में प्रभारी बनाया जाए। कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात करें तो बंगाल का प्रभारी उनको बना के भेजा गया था और अच्छा खासा बीजेपी को बढ़त वहां पर मिली थी। शिवराज सिंह चौहान संगठन के लिहाज से एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। जब मुख्यमंत्री वो नहीं रहे थे 14-15 महीनों की अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने संगठन को मजबूत करने में, कार्यकर्ताओं को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पार्टी के अंदर। ये पराक्रम और परिश्रम का एक बहुत बड़ी जिसे कहें कि पराकाष्ठा इन नेताओं ने की है। और पार्टी हो सकता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, अब देश के स्तर पर या संगठन को मजबूत करने के स्तर पर भी इनकी भूमिका तय कर सकती है। बिल्कुल आदित्य, और जैसा कि छत्तीसगढ़ की बात हमने की, मध्य प्रदेश की बात की, कल विधायक दल की बैठक राजस्थान में होनी है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से जो चेहरे अभी बताए जा रहे थे मीडिया के जरिए, एक बार उनको भी फिर से सोचने की जरूरत होगी कि देखिए ऐसे चेहरों को लाया जाए जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। तो अब अगला नंबर राजस्थान का है, वहां से भी कुछ नए चेहरे दिखाए जा सकते। लेकिन इस सब के बीच हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी वरिष्ठ सहयोगी रीमा पराशर भी जुड़ चुकी हैं। रीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना कमेंट करें। थैंक यू। और
देखिए हमारे साथ लगातार आदित्य बने हुए हैं क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि आज एक और बड़ी खबर जिस पर हमें 5 की पंचायत करना है, लेकिन जाहिर तौर पर पहले जरा बात इसी की कर लेते हैं। और आदित्य आप बने हुए हैं, आप से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी क्योंकि इस एक तीर से अगर हम सोचें तो बीजेपी ने ना सिर्फ 2024 में उत्तर प्रदेश और राजस्थान और इसके अलावा हरियाणा, जहां जहां पर यादव वोट बैंक है, उन सब में भी अब एक तरीके से मैसेज दे दिया है। तो आपको लगता है दूर के बारे में सोच करके बीजेपी ने काफी सोच समझ के फैसला लिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रही है रीमा, क्योंकि आपने तो मध्य प्रदेश को बहुत करीब से कवर भी किया है इस पूरे चुनाव में अगर देखें। और ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता भी है। आप ये माना जा सकता है कि देखिए एक ओबीसी की राजनीति पूरे देश में इस वक्त हो रही है। जब इंडिया अलायंस जब मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर जब चर्चाएं होती थी या तमाम 4-5 राज्यों में जब चुनावों की स्थितियां होती थी तो ओबीसी फैक्टर का भी मुद्दा निकाला गया था। ये कहीं ना कहीं उसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए चेहरा बदला है। ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 2003 से अगर देखें अभी तक ओबीसी ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, उमा भारती सबसे बड़ा चेहरा था 2003 में अगर देखें ओबीसी से। उसके बाद बाबूलाल गौर ओबीसी चेहरा थे, शिवराज सिंह चौहान अब तक रहे ओबीसी चेहरा है। और ये मोहन यादव के जरिए ना सिर्फ ओबीसी चेहरा का फैक्टर सामने आया है, बल्कि इसको हम ये कह सकते हैं कि पार्टी सेकेंड लाइन पर अब बहुत मजबूती से काम कर रही है। लिहाजा दूसरे राज्यों में भी जो संगठन के लोग हैं या जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप्स हैं, उनको भी एक संदेश है कि आप अपनी भूमिकाओं को ये ना समझें कि राज्य में आप ही की भूमिकाएं चलेंगी। अब सेकंड लाइन पर पार्टी आ चुकी है रीमा। बिल्कुल। और असीम, इतनी देर से आप लगातार इस खबर पर बने हुए थे, लेकिन एक बार जरा कोशिश करते हैं, सीधे चलते हैं जरा भोपाल, जहां पर ये फैसला लिया गया और उसके बाहर, क्योंकि उत्सव का माहौल है, समर्थक भी दिख रहे हैं। अजीत द्विवेदी हमारे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद है। सीधे जरा अजीत के पास चलते हैं क्योंकि तस्वीरें जो है वो भी बहुत कुछ कह रही हैं। इतने दिनों से जो सस्पेंस था उस पर से पर्दा उठा। अजीत, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए पर्दा उठ गया है और जिस तरीके से उम्मीद थी कि अप्रत्याशित से फैसला कोई हो सकता है और कोई अलग ही नाम, चौंकाने वाला नाम हो सकता है, और वो नाम जो है मोहन यादव के रूप में सामने आया है, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान सरकार में। और देखिए लगातार ये मालवा से आते हैं और वहां पर जो उज्जैन से ये विधायक हैं 3 बार से, और संघ के काफी करीब है और एक युवा चेहरा जो है, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को एक बार सीएम के रूप में मिल रहा है, ओबीसी चेहरा मिल रहा है। और मोहन यादव जो है वो जिस तरीके से वो छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं, छात्र राजनीति से वो आगे बढ़े हैं और छात्र राजनीति से वो विधायक बने हैं, 3 बार से विधायक हैं और मंत्री बने। उसके बाद उनको जिस तरीके से लाया गया है तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो फैक्टर था मध्य प्रदेश में, और लगातार जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण और ओबीसी को लेकर लगातार की जा रही थी मध्य प्रदेश में, तो उसको भी साधने की कोशिश जो है की गई है। और मोहन यादव जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जहाँ पर विधायक दल की बैठक हुई है, उस हाल निकल के दूसरे हाल में उनको ले आया गया है। मीडिया से बात नहीं करने दी गई अभी उनको। हम कह सकते हैं कि मोहन यादव ने कमल के फूलों की माला पहनी हुई थी और उनका बिल्कुल जो बड़े नेता थे उनको साथ में लेके जा रहे थे। तो सेकंड लाइन लीडरशिप और युवा जो है नेतृत्व अब मध्य प्रदेश में ये मिला है इस बार। और आप कह सकते हैं कि ओबीसी फैक्टर जो है शायद उसको ध्यान में रखते हुए मोहन यादव को मौका मिला है। मालवा से आते हैं, बड़ी बात यह है मालवा से आते हैं वो, उज्जैन से आते हैं वो, और लगातार जो है उनकी छवि जो है बहुत साफ छवि रही है। छात्र नेता रहे हैं, युवा नेता हैं वो, और मालवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ के काफी करीब है, ये बड़ी बात है। संघ से उनका काफी उनका जो है वो समीप्य है, उन काफी करीब है। और जिस तरीके से अप्रत्याशित नाम है ये, जिस तरीके बड़े बड़े नाम मध्य प्रदेश में चल रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, और मोहन यादव का नाम आना सबको चौंकाने वाला था और बिल्कुल ये चौंकाने वाला नाम था और मोहन यादव के नाम पर मोहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव दिया है। अजीत, हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी, पतंगे तो बहुत सारी उड़ रही थी इतने दिनों से और सस्पेंस भी बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने ठान लिया है कि फैसला जो है वो अब विधायक दल की बैठक में होता है, उससे पहले कुछ भी सोचते रहो कुछ तय नहीं हो पाता। देखिए, निश्चित रूप से रीमा जी बड़ी प्रकार की बातें करी जा रही थी। हम लोग तो शुरुआत से ही कह रहे थे कि हमारी पार्टी एक बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़ा वैधानिक ढंग से जो संविधान की प्रक्रिया और एक संवैधानिक पार्टी की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा।
बहुत नाम भी आए, बहुत सी चर्चा भी करी गई, पर मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, मीडिया के लिए भी एक प्रकार से एक बातचीत के लिए एक लंबा टाइम मिल गया था और वो बातचीत चल रही थी। पर अंततोगत्वा होना वही था कि विधायक सब मिलकर के आए और विधायक मिलकर के चुने कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन हो, और ऐसा ही एक नाम चुना गया। आपका चैनल बहुत विश्लेषण डिटेल में दे भी रहा है, कितना लंबा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं सरकार में, कितनी बार से चुने हुए विधायक हैं, इस बार भी भारी मतों से जीत करके आए हैं, और एक एक्सपीरियंस सीजन्ड मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो जैसा हम कह रहे थे अंततः वैसा ही हुआ। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है मोहन यादव के नाम का, जी बहुत ईमानदारी से बताइएगा, क्या इस विधायक दल की बैठक में लिया गया या पहले नाम ले लिया गया था, अब इस विधायक दल की बैठक में सारे वर्गों को संतुष्ट करने के बाद इस नाम का ऐलान किया गया? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी में फैसले बहुत पहले ले लिए ताकि कोई हो हंगामा, कोई झगड़ा ना हो। देखिए, मैं तो छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं आपको कह भी दूंगा कि आप मेरी बात मानेंगे? पिछले एक हफ्ते से हो ऐसा ही रहा है। हम भले ही कह दें कि विधायक दल के नेता की बैठक में नेता का चयन होगा, विधायक सब साथ आएंगे पर मिला जाएंगे, फिर भी एक तरीके से माना ऐसा ही जा रहा है, नहीं नाम तो कहीं और से आ रहा था और इन्हीं का आएगा। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम आए और भी सब लोगों के नाम आए, तो अगर नहीं मानना तो बात है नहीं, पर अगर आप वास्तव में मुझसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से जब आज विधायक दल की बैठक हुई और हमारे पर्यवेक्षक जो केंद्र से भेजे जाते हैं, जो मंथन के लिए कई राउंड की बातचीत की जाती है, कई विधायकों को बुलाया जाता है, इंडिविजुअली भी बुलाया जाता है, ग्रुप्स में बातचीत की जाती है, और जब सबसे नाम लेकर के, सुझाव लेकर के, जब उस बार एक सामूहिक मतलब सामूहिकता और अनामिकता के साथ एक निर्णय अगर होता है, वो निर्णय का परिणाम है कि अभी मुख्यमंत्री घोषणा हुई है। तो वास्तविकता यही है। अगर आप मुझे अनुमति देंगे, एक और सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल सिद्धार्थ जी ये है कि हमने छत्तीसगढ़ को देखा, छत्तीसगढ़ में आपने एक आदिवासी फेस को लाया, उसको सीएम बनाया, अब ये मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। इन तमाम फैसलों में क्या लगता है कि जो सामाजिक समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश बहुत ही बारीकी से की जा रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, दो बातें हैं। अभी आप मोहन जी को ओबीसी के नाते शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देश में एक वर्ग ऐसा है या एक पॉलिटिकल पार्टी या उनके नेता ऐसे हैं जिन्होंने नया नया ओबीसी का एक राग सीखा है, वो ज्यादा ओबीसी करने लगे क्योंकि उनको कोई और बात नहीं लगी, तो आपको इसमें भी ओबीसी लग रहा है। अदरवाइज मध्य प्रदेश के पिछले 3 मुख्यमंत्री भी ओबीसी के थे। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ही पिछड़े को, शोषित को, वंचित को, महिला को, युवा को मौका देने का काम करती रही है बहुत पहले से। तो शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी वर्ग से थे, बाबूलाल गौड़ ओबीसी वर्ग से थे, उमा भारती जी ओबीसी वर्ग से थी और मोहन यादव जी भी ओबीसी वर्ग से हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी लंबे समय से एक मांग थी कि एक ट्राइबल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अंदर आए। कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, हम भी जब पिछली बार थे हमारे पास भी वैसा नेतृत्व नहीं था, हमने वो लीडरशिप को डेवलप करके आज वहां पर भी एक ट्राइबल लीडरशिप को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है, उनको पूरे प्रदेश की कमान सौंपी है। यह भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है समाज के हर वर्ग को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, वो समाज के सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलें और उनके कल्याण की बात हो, सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रतिबद्ध है और उसी की कड़ी में ये सब निर्णय लिए जाते हैं। सिद्धार्थ जी, एक तरीके से यादव अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो पहला बीजेपी की तरफ से यादव मुख्यमंत्री है, और मैंने अभी अपने रिपोर्टर से भी ये सवाल पूछा था और आपसे भी मैं जरा उस सवाल को लेकर जाऊंगी कि कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। इसीलिए शायद इतना मंथन जो है इतने दिन तक करना पड़ा। बिहार में आप लोग मैसेज दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप लोग मैसेज दे रहे हैं, आप हरियाणा में मैसेज दे रहे हैं, राजस्थान में मैसेज दे रहे हैं, तो ये एक सोचा समझा फैसला 2024 को ध्यान में रखते बहुल जो स्टेट्स हैं, मतलब बहुल मैं कहूंगी कि जहां जहां पर उनका प्रभाव है, उन सब पर भी आप लोग डेंट करने की फिराक में हैं। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि इसको ऐसे कहना कि डेंट करने की फिराक है, ये शायद थोड़ा ठीक नहीं होगा, पर यह भी बात मैं थोड़ा सा फैक्ट करेक्ट कर दूं कि हमारी ओर से पहले यादव मुख्यमंत्री नहीं है। बाबूलाल गौड़ जी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो भी यादव समाज से ही आते थे, वो गौड़ लिखते थे और वो यादव समाज से ही आते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी यादव समाज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया है, उनको आगे भेजा है। मेरा मानना बस इतना है, ये सभी प्रदेश, यहां पे रहने वाले हर वर्ग का व्यक्ति, जिसमें यादव समाज का व्यक्ति भी आता है, वो ये जान चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार चल रही है, ये वास्तव में कल्याण की सरकार है।
ये वो सरकार है जो अंत्योदय का सपना लेके पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी होती है, तो उसमें यादव समाज क्यों पीछे रहेगा? बढ़ चढ़कर यूपी में, बिहार में, हरियाणा में वैसे भी यादव समाज बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जैसे सभी ओबीसी वर्ग है, जैसे SC ST समाज है, जैसे स्वर्ण समाज है, सभी समाज है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो नीति कल्याण की है, और उसी में सब लोग साथ आते हैं। उससे बहुत से जो विपक्षी पार्टियां वो ये सवाल कर रही हैं कि अगर यही कांग्रेस होती, इतना वक्त लगता है तो बहुत हो हंगामा करती बीजेपी। 3 तारीख को नतीजे आए और आज जो है वो 11 तारीख है, 8-9 दिन का वक्त हो गया और अभी तक आप फैसला नहीं कर पा रहे थे। इतनी देरी क्यों? कितना वक्त हो गया? 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो। 9 दिन? कितना वक्त हो गया? कहां लिखा है संविधान में कि 4 दिन में होना है या 3 दिन में होना है? उनका ये कहना है कि यही कांग्रेस होती तो फिर आप लोग कहते कि इतना लेट लग रहा है। नहीं, इसमें कोई, देखिए मैं आपको बताता हूं, ऐसे थोड़ी सी बात वैसी हो जाएगी, पर मेरे को एक व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा मैसेज आया था और वो जोक था, इसलिए जोक है तो सुना देते हैं। जोक ऐसा ही था कि राहुल जी और सोनिया जी बात कर रहे हैं आपस में, और राहुल जी ने सोनिया जी को कहा कि देखो हमने तो तेलंगाना में अपना मुख्यमंत्री बना भी दिया और उसने भ्रष्टाचार चालू भी कर दिया, और यहाँ पे भाजपा वाले सोच भी नहीं पा रहे। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं करना, कल्याण करना है, इसलिए सोच समझ करके नए नेता को मौका देना है। हमारे यहां कौन कितना ब्रीफकेस कहां पर पहुंचाएगा उस पर मुख्यमंत्री तय नहीं होता। यह नहीं तय होता कि कौन सा प्रदेश को ATM बनाना है, कौन से प्रदेश को पैसा निकालकर जनपद पहुंचाना है, ये चीजें नहीं है। जो कैडर बेस्ड पार्टी होगी, जिसका इतना व्यापक संगठन होगा, जो संगठन इतना फैला हुआ और जिसके इतने विधायक मिले हैं, स्वाभाविक बात है कि उसको मंथन में थोड़ा समय भी लगेगा। लेकिन समय कोई अधिक नहीं है, 8 दिन 9 दिन कोई अधिक नहीं है। अभी कल छत्तीसगढ़ हो गया, आज मध्य प्रदेश, राजस्थान जल्द हो जाएगा, समय के साथ हुआ है, इसमें कोई देरी नहीं है। और देखिए लाइव तस्वीरें जाहिर तौर पर जो हम लगातार देख रहे हैं, बीजेपी जिसकी बात बाकी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन देखिए ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी में एक परंपरा है। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने नाम का अनुमोदन किया और आगे नाम बढ़ाया। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से, ये देखिए पहले तो हम लाइव तस्वीरें दिखा दें क्योंकि ये पहली प्रतिक्रिया लगता है अब मनोज यादव की तरफ से, मोहन यादव जी की तरफ से आने वाली है, और हम फिर से वहां पर रुक करेंगे। लेकिन लालू यादव का परिवार देखें या फिर कि हम मुलायम सिंह यादव का परिवार देखें, सबने जो यादव वोट बैंक साधने के लिए अपने परिवार को ही आगे किया। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो एक गरीब परिवार, उनकी तरफ से आया हुआ एक ऐसा नेता जिसका नाम कहीं पर भी सुर्खियों में नहीं था, लेकिन उनके काम को सराहा गया, उन्होंने जो व्यवहार रखा पार्टी में उसको सराहा गया। जाहिर तौर पर एक बार फिर से अपने संवाददाताओं की तरफ से चलते हैं। आदित्य, जो बात मैं यहाँ पर कर रही थी उस पर एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि बहुत ही लो प्रोफाइल ये माने जाते रहे हैं। जब उच्च शिक्षा के मंत्री थे तब भी काफी लो प्रोफाइल थे, इनका नाम कहीं पर भी उन टॉप 10 में नहीं था जिनकी चर्चा की जा रही थी। तो इनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं, और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तौर पर शामिल थे और आपने देखा कि अभी वो आशीर्वाद ले रहे थे डॉक्टर मोहन यादव, इन सभी की सहमति के बाद से, और हमने कहा कि आज विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक के बाद डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई रीमा। और अब मेरा जो सवाल हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनसे यही होगा, सिद्धार्थ जी, मैं अजीत के पास आऊँगी उससे पहले एक छोटा सा कमेंट से ले लेता हूँ कि जो योजनाएं, चूंकि प्रधानमंत्री जब वहाँ पे भाषण करने गए थे चुनावी दौर पर, उन्होंने कहा था सिद्धार्थ जी की मोदी के मन में MP और MP के मन में मोदी है। मेरा सवाल ये कि जो महिलाओं का वोट मिला, अच्छा खासा वोट मिला बीजेपी को, जो लाडली योजना थी उसका एक असर रहा, आपको क्या लगता है कि अब जबकि डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर सबकी सहमति बन गई, वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे में जो योजनाएं शिवराज सरकार की थी उसको ये आगे ले जाने का काम करेंगे? देखिए निश्चित रूप से मोहन जी स्वयं भी पिछली हमारी सरकार में मंत्री थे। सरकार में मंत्री रहते हुए बहुत सी योजनाओं को बनाने में और लागू करने में वो सहभागी थे। उनको, वो प्रदेश की जनता के साथ कनेक्टेड हैं, वो जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल कर नेता हैं, और इसीलिए मैं मानता हूं कि जितनी भी पॉलिसीज, जो कल्याणकारी नीतियों के कारण भी जो प्रदेश की जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया, वो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, और नई ऐसी नीतियां जो समाज को और वहां की प्रदेश की जनता को रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगी, ऐसी निश्चित रूप से मोहन जी के नेतृत्व में जरूर आएंगी। चलिए एक बार जरा आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, अब 2 और नामों पर भी चर्चा हो रही है, हालांकि अब वो चर्चा ही है क्योंकि जब तक तय नहीं हो जाता तब तक कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये 2 नाम जो सामने आ रहे हैं, राजेश शुक्ला, जगदीश देवरा,
कि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आ रहा है कि उनको विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका दी जा सकती है। इन तीनों नामों को लेकर के भी वहां को चर्चा चल रही है क्या? देखिए, चर्चा अभी यहाँ पर जारी है और यहाँ पर अभी बस यहाँ पर सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है और घोषणा जो है यहाँ पर आधिकारिक की जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है, जिसमें कि और नामों की घोषणा हो सकती है। हालांकि ये कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर मोहन यादव ही जो है मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इसके अलावा डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के नाम को लेकर अभी चर्चा चल रही है कि अभी यहाँ पर उसको लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक डिप्टी सीएम जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बने हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस बार समीकरण रहे हैं और दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा है, तो कोशिश की जाएगी कि सभी को समाहित किया जाए, सभी को जो है मौका दिया जाए। और इसके लिए यहाँ पर हो सकता है कि दो डिप्टी सीएम की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक जो जानकारी जो है अभी तक नहीं मिली है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू हो रही है, हम आपको सीधा जानकारी देंगे कि क्या तय किया है बीजेपी ने और यहाँ पर सीएम के अलावा कौन कौन से पद जो है यहाँ पर दूसरे नेताओं को यहाँ पर दिए गए हैं, दूसरे विधायकों को यहाँ पर दिए गए हैं। और बस प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल अजीत, तो तीन और नामों पर बीजेपी की तरफ से बातें कहनी है। एक तो सीएम का फेस हो गया, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितने लोग होंगे और स्पीकर किसे बनाया जाएगा, तो क्या 2 या 3 और भी नाम आ सकते हैं? इसको लेकर हमें पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से कुछ ही देर में होने वाली है रीमा, वहां से हमें पता चल पाएगा कि कितने लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, किसे स्पीकर बनाया जा रहा है। अब इस पर से कुछ ही देर में पर्दा हटने वाला है। हम यहाँ पे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी वरिष्ठ सहयोगी रीमा पराशर, चूंकि वक्त है 5 की पंचायत का, तो उसको वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD